सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो बात करने जा रहे थे वो बात कर रहे थे पर्यावरण कानून के ऊपर। तो पर्यावरण कानून में हमने लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर लिए, जो सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज जो है हम उन्हीं जो क्वेश्चन जो थे उनको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, और ये आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हमारा पहला प्रश्न जो है वो है लोकहितवाद क्या है भाई। प्रश्न है लोकहितवाद के बारे में बताइए, लोकहितवाद क्या है। आमतौर पर अदालत में वही इंसान जाता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, यानी जिसका पर्सनल नुकसान हुआ हो, लेकिन लोकहितवाद इसका बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर तो क्या है, अदालत में वही इंसान जाता है जिसका कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन लोकहितवाद जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है? तो लोकहितवाद का मतलब क्या है? लोक यानी कि लोगों का हित के लिए वाद करना। जब समाज के किसी बड़े हिस्से या जनता का हित जुड़ा हो, किसी काम को लेकर क्या है, समाज जो है, समाज का कोई बड़ा हिस्सा या जनता का हित जुड़ा हो, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति या संस्था पीड़ित लोगों की तरफ से अदालत में आवाज उठा सकती है। इसे ही क्या कहते हैं भाई? लोकहितवाद कहते हैं। ठीक है। जब समाज के किसी बड़े हिस्से का हित जुड़ा हो तो कोई भी दूसरा व्यक्ति या संस्था पीड़ित लोगों की तरफ से अदालत में आवाज उठा सकती है। इसे ही लोकहितवाद कहते हैं भाई। ठीक है भाई। किसके लिए है ये लोकहितवाद? यह मुख्य रूप से उन गरीबों, बेसहारा और मध्य वर्ग के लोगों के लिए एक हथियार है जो अदालत का खर्चा नहीं उठा सकते या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो इनके लिए क्या है? लोकहितवाद एक हथियार है भाई। किनके लिए? जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, जो क्या अदालत का खर्चा नहीं उठा सकते या अपना जो अधिकार जो है, अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो उनके लिए ये लोकहितवाद क्या है? एक हथियार है। ठीक है। जरूरी शर्तें देखते हैं। एसपी गुप्ता के केस के अनुसार मामला सच में जनता के बड़े हित से जुड़ा होना चाहिए। ये इसकी जरूरी शर्तें हैं लोकहितवाद की। यह किसी राजनीतिक फायदे या दुश्मनी के लिए नहीं होना चाहिए लोकहितवाद। इसे पूरी ईमानदारी, सद्भावना से दायर किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये इस लोकहितवाद की क्या है? शर्तें हैं। पर्यावरण के मामले में लोकहितवाद का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए भाई। तो आइए देखते हैं। आज के समय में पर्यावरण को बचाने के लिए लोकहितवाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि हवा, पानी और जंगल किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरी जनता के हैं भाई। ठीक है। तो हवा, पानी, जंगल किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वन पूरी जनता के लिए है। इसलिए लोकहितवाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है भाई। क्योंकि एक बड़े वर्ग का हित है इसमें, पर्यावरण में। झीलों और जल स्रोतों की सुरक्षा, रंगनाथम केस 2016 में इसमें बात कही गई थी कि झीलों और जल स्रोतों की सुरक्षा करो। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए झीलें, तालाब और नहरें बहुत जरूरी हैं। इन्हें साफ सुथरा रखना और संभाल कर रखना इन्हें साफ सुथरा रखना और संभाल कर रखना
राज्य यानी कि सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, अगर सरकार इसमें कोताही बरतती तो कोई भी नागरिक लोकहितवाद के जरिए सरकार को कोर्ट में खींच सकता है भाई। केस का नाम ध्यान रखना, रंगनाथन केस 2016 का। मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए जेलें, तालाब और नहरें बहुत जरूरी है भाई। ठीक है भाई, इन्हें साफ सुथरा रखना और संभाल कर रखना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। अगर सरकार इसमें कोई कोताही बरतती या साफ सुथरा नहीं रखती तो कोई भी नागरिक लोक हितवाद के जरिए सरकार को कोर्ट में खींच सकता है। केस का नाम ध्यान रखना, रंगनाथन केस 2016। दायरा लगातार बढ़ रहा है भाई इसका। डिग्गी कोली समाज केस 2009 का केस। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बात कही थी कि दायरा क्या है इसका बढ़ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में लोक हितवाद का दायरा दिन ब दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है भाई। ठीक है, बहुत बड़ा दायरा होता जा रहा है, ताकि प्रकृति, पेड़ पौधे और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। ठीक है, अगर कहीं पर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे जंगल काटना, नदियां गंदी करना या प्रदूषण फैलाना, तो कोई भी सजग नागरिक लोक हितवाद PIL के जरिए अदालत में जाकर पर्यावरण और जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए गुहार लगा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना, यही है लोक हितवाद यानी कि PIL। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, पर्यावरण विधि के विकास में भारतीय न्यायपालिका का योगदान बताइए कि भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण विधि के विकास में क्या योगदान दिया है। प्रश्न बन सकता है, आइए देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने अपने ऐतिहासिक फैसलों से पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया है कि पर्यावरण की क्या की जाए, रक्षा की जाए, और इसे हमारे मौलिक अधिकारों से जोड़ा है। आइए कौन से मौलिक अधिकार हैं देखते हैं कैसे जोड़ा है। उच्चतम न्यायालय का योगदान भाई पर्यावरण विधि के विकास में, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को बचाने में सबसे बड़ा और अहम रोल निभाया है। चाहे ताजमहल की चमक को बचाना हो या गंगा नदी को गंदा होने से रोकना हो, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सख्त कदम उठाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरण विधि जो है उसकी तरफ विकास का कार्य है। केस का नाम देखते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है भाई। फैसला क्या था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब वह समय आ गया है जब सरकार, प्रशासन और समाज की संस्थाओं जैसे NGOs को मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए कड़े और असरदार कदम उठाने होंगे। इस केस में ये बात कही गई थी न्यायालय द्वारा। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि अब समय आ गया है कि सरकार, प्रशासन और समाज की संस्थाओं को मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए कड़े और असरदार कदम उठाने ही होंगे भाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पर्यावरण विधि के विकास की ओर क्या था फैसला बताया है। राजस्थान उच्च न्यायालय का योगदान पर्यावरण विधि के विकास में, राजस्थान हाई कोर्ट ने पर्यावरण और इंसान की सेहत को सीधे हमारे जीने के अधिकार से जोड़ दिया भाई। ठीक है भाई, केस का नाम देखते हैं भाई, किस केस में जोड़ा है जीने के अधिकार में, LK कुलवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1988 का केस। क्या फैसला दिया न्यायालय ने इस केस में, कोर्ट ने बहुत ही बड़ी बात कही, अच्छा स्वास्थ्य, सफाई और शुद्ध पर्यावरण पाना संविधान के अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार है भाई। ठीक है,
और जीने के अधिकार के तहत हर नागरिक का यह है क्या है, हक है भाई। तो सीधा कहाँ पे जोड़ दिया, अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ दिया राजस्थान उच्च न्यायालय ने। यानी साफ हवा और पानी के बिना जिंदगी अधूरी है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यह पर्यावरण विधि के विकास में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायपालिका का योगदान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का योगदान क्या रहा? एमपी हाईकोर्ट ने आम जिंदगी में होने वाले शोर शराबे, ध्वनि प्रदूषण पर बहुत ही काम की बात कही है। सैयद मकसूद अली बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2001 का मामला था। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी धर्मशाला के मालिक या इंचार्ज को यह अधिकार नहीं है कि वह लगातार लाउड स्पीकर बजाकर आसपास के लोगों की शांति और सुकून में क्या करे भाई, दखल डाले। ठीक है, यानी लाउड स्पीकर से दूसरों की शांति भंग करना गैर कानूनी है, ये बात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कही थी। ठीक है, भारत की अदालतों ने सिर्फ कानून की किताबें नहीं पढ़ाई, बल्कि अपने ऐतिहासिक फैसलों से यह साबित कर दिया कि पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी भी है भाई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी क्या है? स्थापना, संगठन एवं संबंधित उपबंध क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है? आइए देखते हैं। जब पर्यावरण से जुड़े मामले जैसे कचरा प्रबंधन, प्रदूषण, जंगल काटना के मुकदमे आम अदालतों में लंबे समय तक लटकने लगे, तब सरकार ने इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जिसे क्या कहते हैं भी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो एनजीटी क्या है? जब जो क्या है, पर्यावरण, कचरा, प्रदूषण, जंगल काटना के मुकदमे अदालतों में क्या है, लंबे समय तक लटकने लगी, तब क्या किया सरकार ने, क्या बनाया, स्पेशल कोर्ट बनाया। और इन्हीं स्पेशल कोर्ट को क्या कहते हैं भी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं, जो पर्यावरणीय कोर्ट है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना धारा 3 में दी गई है। ठीक है, तो धारा 3 में इसकी क्या स्थापना है? कौन बनाता है भाई? ये एनजीटी की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बनती हैं ये कोर्टें? केंद्र सरकार आधिकारिक गजट में, यानी कि राजपत्र जो होता है, गजट में अधिसूचना जारी करके इसकी स्थापना करता है। ठीक है, अधिकरण का गठन और बनावट कैसी होगी, इसकी बात धारा 4 में कही गई है। ठीक है, धारा 3 में गठन और धारा 4 में क्या है, इसकी बनावट की बात की गई है। कैसी बनावट होगी इसकी? धारा 4 ये बताती है कि इस अधिकरण एनजीटी के अंदर कौन कौन अधिकारी और सदस्य बैठेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है पूर्णकालीन अध्यक्ष भाई, जो इस पूरे अधिकरण की मुख्य प्रमुख होते हैं। ठीक है भाई, फिर न्यायिक सदस्य, इनकी संख्या कम से कम 10 होगी न्यायिक सदस्यों की। ठीक है, और अधिक से अधिक इनकी 20 होती, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 होगी। जितनी सरकार समय पर तय करेगी उतने ही होंगे। ये कानूनी मामलों के जानकार होते हैं भाई। ठीक है भाई, विशेषज्ञ सदस्य, इनकी संख्या भी कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 होती है। ये पर्यावरण विज्ञान या प्रदूषण नियंत्रण के पक्के जानकार होते हैं, जो मामलों की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच में मदद करते हैं। तो ये एनजीटी की क्या है, बनावट है। धारा 3 में गठन और धारा 4 में इसकी बनावट के बारे में चर्चा की हुई है। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। आइए, अब हमारे पास एक प्रश्न आता, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण क्या है? समाघात क्या है? पर्यावरणीय समाघात निर्धारण क्या है?
किसी भी नए प्रोजेक्ट या योजना को शुरू करने से पहले यह पता लगाना कि उससे पर्यावरण पर क्या असर, अच्छा या बुरा असर पड़ेगा, उसको कहते हैं पर्यावरणीय समाघात निर्धारण। ठीक है, कि पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, कोई प्रोजेक्ट लगाने से, कोई योजना शुरू करने से अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा, इसका पता लगाना क्या है, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण है। मान लीजिए सरकार या कोई कंपनी किसी इलाके में फैक्ट्री, हाईवे, डैम या माइनिंग प्रोजेक्ट लगाना चाहती है। अब ऐसा करने से वहां के पेड़ पौधों, जानवरों, हवा, पानी और आसपास रहने वाले इंसानों पर क्या असर पड़ेगा, इसका पहले ही पूरा लेखा जोखा तैयार करना ही क्या है, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण में दो मुख्य बातें देखी जाती हैं। पहला है प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट की वजह से प्राकृतिक पर्यावरण, जंगल, नदियां, हवा को कितना नुकसान पहुंचेगा, ये देखा जाता है। बात नंबर 2, इंसानों पर क्या असर पड़ेगा। उस बदलाव का सीधा असर वहां के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और समाज पर कैसा पड़ेगा, ये भी देखा जाता है। पर्यावरणीय समाघात निर्धारण में इन 7 मुख्य बातों की जांच की जाती है। कौन कौन सी 7 मुख्य बातें हैं जिनकी जांच की जाती है। पहला है वर्तमान स्थिति क्या है भाई, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उस जगह का वातावरण, पेड़ पौधे, समाज, आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, पहली बात तो ये देखी जाएगी। फिर है संभावित नुकसान, अगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो पर्यावरण पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो संभावित नुकसान के बारे में देखा जाता है। फिर अनिवार्य नुकसान कितना होगा, प्रोजेक्ट चलते वक्त कुछ ऐसे नुकसान होंगे जिन्हें चाहकर भी नहीं रोका जा सकता हो। ठीक है, उनका ब्यौरा देना होता है किसमें, समाघातीय निर्धारण में। फिर बात नंबर 4 है विकल्प, क्या उसी काम के लिए कोई दूसरी जगह या बेहतर तरीका है जिससे कम नुकसान हो गई, तो ये भी देखा जाता है कि ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहा है क्या कोई दूसरी जगह भी है जहाँ पे नुकसान नहीं हो, तो विकल्प भी देखा जाता है। बात नंबर 5 है भविष्य की फिक्र, अभी के फायदे के चक्कर में कहीं आने वाले समय में पर्यावरण की उत्पादकता और स्थिरता बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, इसके बारे में भी देखा जाता है। बात नंबर 6 लागत बनाम फायदा, प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा और उससे समाज को कितना फायदा मिलेगा, दोनों की तुलना करना भाई। ठीक है, यह भी समाघात निर्धारण में आता है भाई 7 बातों में से। बात नंबर 7 सुधार के उपाय, अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई या सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, यह तय करना भी क्या है, समाघात निर्धारण की 7वीं बात है। तो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के लिए इन 7 मुख्य बातों की जांच की जाती है कि वर्तमान स्थिति क्या, संभावित नुकसान कितना होगा, अनिवार्य नुकसान कितना होगा, और क्या कोई विकल्प है कि यहाँ से हटा के प्रोजेक्ट को कहीं दूसरी जगह पे ले जाए जहाँ पे पर्यावरण नुकसान न हो। फिर भविष्य के फिक्र के बारे में देखा जाएगा कि भविष्य में कितना नुकसान हो। फिर लागत बनाम फायदा देखा जाए कि कितनी लागत और कितना फायदा हो रहा है समाज को, उसके बारे में भी देखा जाता है। फिर सुधार के उपाय सोचे जाते हैं कि अगर माहौल ज्यादा बिगड़ेगा तो कैसे सुधारा जाएगा भाई। ठीक है, इसी पूरी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण कहते हैं भाई। कोई प्रोजेक्ट लगने या शुरू करने से पहले ये पता लगाया जाता है इन 7 बातों का। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की आधिकारिकता क्या है, आइए देखते हैं। आधिकारिकता क्या है इसकी, जो स्पेशल कोर्ट जो है इसकी आधिकारिकता क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण हमारे देश का एक विशेष न्यायालय है जो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। तो आधिकारिकता क्या है, पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार एनजीटी के पास 2 मुख्य अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 मुख्य अधिकार क्षेत्र हैं, पहला है पर्यावरण से जुड़े
सारवान प्रसंग, यानी कि सिविल मामले किससे जुड़े? पर्यावरण से। दूसरा, विशिष्ट पर्यावरण कानून से जुड़े मामले। पहली बात, एनजीटी के पास देश के उन सभी सिविल मामलों की सुनवाई करने की पूरी ताकत है जिसमें पर्यावरण से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण या गंभीर सवाल शामिल हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। बात नंबर 2, विशिष्ट पर्यावरण कानूनों से जुड़े मामले भी। एनजीटी केवल सामान्य मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के इन 7 प्रमुख पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करवाने और उनसे जुड़े विवादों की सुनवाई करने का भी अधिकार रखता है भाई। तो ये 7 मुख्य क्या है कानून, कौन से हैं जिनकी एनजीटी क्या करता है भाई? सुनवाई करता है और उनको लागू करवाता है। पहला कानून बताया जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इससे संबंधित जुड़ा मामला भी कौन सुनेगा? एनजीटी सुनेगा भाई। पानी को गंदा होने से बचाना और रोकने के नियम बनाना भाई। ठीक है भाई। बात नंबर 2, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। पानी के इस्तेमाल पर लगने वाले टैक्स, सेंस से जुड़े मामले, इससे जुड़े मामले भी कहाँ पे सुनवाई होगी? एनजीटी में। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जंगलों को कटने से बचाने और उनकी रक्षा के नियम से संबंधित भी मामले कौन सुनेगा? एनजीटी सुनेगा भाई। ठीक है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, हवा को शुद्ध रखने और प्रदूषण रोकने के लिए नियम, इनके मामले भी कौन सुनेगा? एनजीटी सुनेगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण सुनेगा। बात नंबर 5, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कुल मिलाकर पूरे पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुख्य कानून है। इसका भी सभी मामले कौन सुनेगा? एनजीटी ही सुनेगा। छठी बात, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। अगर किसी खतरनाक उद्योग या दुर्घटना से पर्यावरण या लोगों को नुकसान पहुंचे तो उसके मुआवजे बीमे से जुड़े मामले भी कौन सुनेगा? एनजीटी ही सुनेगा। ठीक है। बात नंबर 7, जैव विविधता अधिनियम 2002, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की रक्षा करने से जुड़े मामले भी कौन सुनेगा भाई? एनजीटी सुनेगा, क्योंकि सभी ये पर्यावरण का हिस्सा है भाई। ठीक है। तो ये 7 पर्यावरणीय कानून हैं, इनके सभी जो जुड़े मामले जो हैं और जो पर्यावरण से जुड़े सारवान प्रश्न जो है वाले सिविल मामले भी कौन सुनेगा? एनजीटी ही सुनेगा। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के द्वारा विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों में किए गए संशोधन के बारे में बताइए। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के द्वारा जो पर्यावरण अधिनियम जो थे, जो हमने 7 देखे थे, उन अधिनियमों में क्या किए? संशोधन किए गए। तो उन संशोधनों के बारे में पूछा गया कि कौन कौन सा संशोधन कहाँ कहाँ किया। तो जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 बनाया गया तो देश के पुराने पर्यावरण कानूनों में कुछ बदलाव संशोधन किए गए ताकि सभी पर्यावरण मामलों की अपीलें सीधे कहाँ पे की जा सके भाई? एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सके। इसलिए क्या किए गए? संशोधन किए गए। पहला संशोधन कहाँ पे किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया। क्या बदला यहाँ पे? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इस कानून में एक नई धारा जोड़ी गई, 5 की उपधारा ए जोड़ी गई। ठीक है। इसमें क्या बोला गया? 5 की उपधारा, धारा 5 की उपधारा ए में बोला गया, इसके जरिए यह नियम बनाया गया कि अगर सरकार या पर्यावरण मंत्रालय कोई निर्देश देता है तो उससे परेशान व्यक्ति अब सीधे राष्ट्रीय हरित अधिकरण
में अपील कर सकता है। बहुत बड़ी बात जोड़ी गई थी। अगर सरकार जो है या पर्यावरण मंत्रालय कोई निर्देश देता और उससे कोई व्यक्ति दुखी है तो वो सीधे कहाँ पे अपील करेगा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील करेगा, धारा 5 की उपधारा ए के अनुसार। ये नई धारा जोड़ी गई थी। अगला जो अधिनियम है वो जैव विविधता अधिनियम 2002 में भी संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इस कानून की धारा 52, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 52 में बदलाव किया गया। क्या बोला गया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बनने के बाद जैव विभिन्नता से जुड़े मामलों की सुनवाई अब कौन करेगा? एनजीटी करेगा। ठीक है, लेकिन एक राहत यह दी गई कि एनजीटी के बनने से पहले अगर कोई पुराना मामला किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में पहले से चल रहा है तो वह हाई कोर्ट ही उसे पुराने तरीके से पूरा करेगा। भाई, नया एनजीटी उसे अपने पास नहीं खींचेगा। ठीक है, तो ये जैव विविधता अधिनियम 2002 में मामला किया गया, संशोधन किया गया कि एनजीटी बनने के बाद अगर कोई मामला है, ठीक है, तो उसकी सुनवाई, जैव विविधता से जुड़ा कोई मामला, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? एनजीटी। लेकिन एनजीटी बनने से पहले अगर कोई मामला किसी हाईकोर्ट में लंबित है तो वो पुराना जो नियम है वो हाईकोर्ट उसी पुराने तरीके से उसको क्या करेगा? सोल्व करेगा। भाई, ठीक है, नया एनजीटी उसे अपने पास नहीं खींच सकता। ठीक है, एनजीटी का मतलब है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे कहां पे संशोधन किया? फिर संशोधन किया गया वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में भी संशोधन किया गया। कहां पे संशोधन किया गया? क्या बदला भाई इसमें? इस कानून में नई धारा 31B जोड़ी गई। ठीक है, और 31B में क्या कहा गया? वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों में अगर कोई अथॉरिटी या अधिकारी कोई आदेश देता है, या तो कोई अथॉरिटी हो या कोई अधिकारी हो जो आदेश देता है, किसमें? वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों में। ठीक है, और कोई व्यक्ति उससे नाखुश है, यानी कि व्यक्ति खुश नहीं हुआ उस आदेश से, तो वह व्यक्ति उस आदेश के खिलाफ सीधे कहां पे जा सकता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील दाखिल कर सकता है। ये बात इसमें जोड़ी गई। ठीक है भाई, चौथा कानून में क्या बदलाव किया गया? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसमें क्या संशोधन किया गया? क्या बदला गया? इस कानून में नई धारा कौन सी जोड़ी? धारा 33B जोड़ी गई। और धारा 33B में क्या कहा गया? ये सभी धाराएं 2010 जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के द्वारा विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों में किए गए संशोधन है। भाई, 2010 में किए गए थे। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 बनाया गया था। भाई, ठीक है, तो इसमें धारा 33B जोड़ी गई। क्या बोला गया इसमें? पानी के प्रदूषण से जुड़े मामलों में चाहे राज्य सरकार का कोई आदेश हो, अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय हो या प्रदूषण बोर्ड द्वारा धारा 33A के तहत कोई निर्देश दिया हो, अगर कोई इनसे असंतुष्ट यानी कि नाखुश है कोई व्यक्ति, तो वह अपनी अपील सीधे कहां कर सकता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पे तीनों में क्या किए गए थे? बदलाव किए गए थे 4 कानूनों में। ठीक है, ये हमारा प्रश्न यहाँ तक हो गया। आइए आगे चर्चा करते हैं। भाई, ये प्रश्न बनेगा, इसको ध्यान रखना। भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बदलाव किया गया। धारा 5 की उपधारा ए जोड़ी गई और इसमें कहा गया था
अगर कोई पर्यावरण से कोई सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है या मंत्रालय द्वारा निर्देश दिया जाता है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, और उससे कोई व्यक्ति नाखुश है तो अपील कहाँ पे करेगा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में करेगा। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया, धारा 52 में बदलाव किया गया। ठीक है। धारा 52 में कहा गया कि अगर कोई मामला जैव विविधता से जुड़ा है तो उसकी सुनवाई एनजीटी करेगा भैया। ठीक है। और अगर मामला एनजीटी बनने से पहले का है तो जो हाई कोर्ट जो है जिसमें वो मामला चल रहा है वही करेगा, अपने पुराने जो अंदाज है उसमें भी। फिर वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में संशोधन किया गया, धारा 31B जोड़ी गई, और धारा 31B में कहा गया अगर कोई अथॉरिटी या कोई अधिकारी को आदेश देता है और कोई व्यक्ति उस आदेश से नाखुश है तो वो कहाँ पे अपील करे? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील करे। फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन किया गया, धारा 33B जोड़ी गई, और इसमें कहा गया अगर राज्य सरकार का कोई आदेश हो, अपीलीय प्राधिकरण का कोई निर्णय हो या प्रदूषण बोर्ड द्वारा धारा 33A के तहत कोई निर्देश दिया गया हो, अगर कोई इससे ना संतुष्ट नहीं है कोई व्यक्ति, तो वो कहाँ पे अपील करे? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील करे। ये 4 जगह पे संशोधन किए गए थे। आइए आगे चर्चा करते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में चर्चा कीजिए, की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न बन सकता है कि जैव विविधता अधिनियम की व्याख्या कीजिए। यह कानून क्यों बनाया गया? पहले तो इसका परिचय देखते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया और हमारे देश में पर्यावरण को बचाना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जब भी प्रकृति या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है तो हर कोई चिंता जताता है। ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की संसद ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम पास किया और पर्यावरण कानून के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण कानून के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये जैव विविधता अधिनियम 2002। इस कानून के मुख्य उद्देश्य और कारण क्या हैं? तो क्या उद्देश्य इस कानून के जैव विविधता के? पहला उद्देश्य जैविक संसाधनों की रक्षा करना, दूसरा है सतत उपयोग, और तीसरा फायदों का बराबर बंटवारा। आइए देखते हैं। जैव संसाधनों की रक्षा करना। हमारे देश भारत में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक चीजों की बहुत बड़ी संपत्ति है, उसे बचाकर रखना ये इसका पहला उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा सतत उपयोग करना। इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करना कि वे खत्म न हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य फायदों का बराबर बंटवारा हो। अगर किसी जैव संसाधन जैसे किसी खास पौधे या जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके कोई फायदा या मुनाफा कमाया जाता है तो उसका लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों को न मिले, बल्कि उस तो ये बड़ी कंपनियों को उसका फायदा नहीं मिले, बल्कि जो किसको मिले उसका फायदा? जो प्रारंभिक ज्ञान को जानने वाले स्थानीय लोग और समाज के साथ भी उस फायदे को निष्पक्ष रूप से बांटा जाए भाई। ठीक है। तो ये भी इसका उद्देश्य है कि कोई जड़ी बूटी है तो ये नहीं कि उसका फायदा किसको? बड़ी कंपनी को मिले, नहीं, जो स्थानीय जो लोग जो हैं उनको भी उसका फायदा मिले, तो ये बराबर बांटा जाए। ठीक है। फायदे को बराबर बांटा। अंतरराष्ट्रीय जो स्तर जो है उस पर जुड़ाव क्या है इसका? भारत सरकार जैव विविधता पर जो कन्वेंशन होता है और नागोया प्रोटोकॉल का एक देश पक्षकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए इन्हीं वादों और समझौतों को अपने देश में सख्ती से लागू करवाने के लिए इस कानून को बनाया है, ताकि देश की जैव विविधता और उससे जुड़ा प्रारंभिक ज्ञान सुरक्षित रह सके। नागोया जो प्रोटोकॉल जो था उसमें क्या किया था? भारत एक जो पक्षकार था, ठीक है, तो उस पे समझौता हुआ था।
ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए इन्हीं वादों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वादा किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वादा किया गया और समझौते को अपने देश में सख्ती से लागू करवाने के लिए इस कानून को बनाया गया भाई, ताकि देश की जैव विविधता और क्या है उससे जुड़ा प्रारंभिक ज्ञान सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में इसके मुख्य उद्देश्य देखे कि जैव संसाधनों की रक्षा करना, सतत उपयोग हो और फायदों का बराबर बंटवारा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप सब पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।